नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना से जुड़े उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे और हम आप तक पहुंचाने की यह कोशिश भी करेंगे कि देश में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या पोजीशन है। बात अगर देश के आंकड़ों की कर ली जाए तो इस वक्त बड़ी भयावह स्थिति है और देश में 18,601 इस वक्त कुल केसेज हैं और 1,336 केसेज ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले 14 दिन में 61 जिलों में देश के में कोई भी केस नहीं आया। एक पॉजिटिव खबर कही जा सकती है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। 1659 केसेज हैं। राजस्थान में 25 मौत हो चुकी है और दोपहर 2 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो 83 नए केसेस सामने आए हैं और जयपुर हॉटस्पॉट का मैं कहूं सुपर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी बात जो 2 दिन से हमें राहत की खबर दे रही थी, हम ये पूछ के चल रहे थे कि रैपिड किट आने से शायद ज्यादा एक्शन में हमारा सिस्टम होगा और उसकी वजह से ज्यादा जांचें हो पाएंगी। तो बम निकला तो सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से ब्रीफिंग के दौरान ही भी ये बात कह चुके हैं और इसी तरह से यह बात कह चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर। उन्होंने बात कही है कि जो पॉजिटिव केसेज हैं उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। दूसरी बात, सरकार ने मंगलवार से ही ये भी चालू किया है कि बिना पर्चे के आप सर्दी जुकाम बुखार की दवाइयां नहीं ले पाएंगे। तो चलिए तमाम जो मुद्दे उनको छूने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अजय अग्रवाल जी केमिस्ट एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जिस रैपिड किट को लेकर के राजस्थान ताल भी ठोक चुका था और ये बात सही भी है कि सबसे पहले रैपिड किट के जरिए जो जांच शुरू हुई थी वह राजस्थान से शुरू हुई थी। तो इस बात पे हमें बड़ी वो भी थी कि चले राजस्थान इस मायने में आगे है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि फेल हो चुका है और जो पॉजिटिव केस हैं वह भी नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है। तो ये कैसे होगा? हमारे सामने बड़ी चुनौती है। जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भयावह पोजीशन देने वाले हैं और हमने लॉकडाउन भी रखा, तमाम कोशिशें की और अगर हमारा सारा मामला टिका हुआ है तो कैसे जांचें होंगी? देखिए योगेंद्र जी, ये तो बड़ा चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से हमने 10,000 हमारे पास रैपिड टेस्ट के लिए आए हुए थे वो फेलियर हो गए। आज खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि ये ठीक नहीं है, इसलिए हम उस पर रोक लगा रहे हैं। 2 लाख और मंगाए थे हमने तो, लेकिन हम इस स्थिति में नहीं आ पाए। लेकिन ये बात सही है कि केंद्रीय सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज आप विदेश से मंगा रहे हैं तो प्रमाणित तरीके से किस प्रकार से आपको मिले, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के युग में जो प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं वो आपको लालच, देखिए कमीशन का लालच बहुत बड़ा चलता है। देखिए आज नहीं, पहले से हमेशा से चलता है। ये इसको कैसे रोका जाए, और इसको नहीं रोकने के कारण है कि आपको बहुत जल्दबाजी में आपने मंगा लिया 10,000, अब उसके बाद 6 करोड़ रुपए आपके तो लग गए, लेकिन वो काम कितने आए? ये एक बड़ा है कि पब्लिक का पैसा सही तरीके से उपयोग हो और वो सही तरीके से, क्योंकि ये जिस तरह की बीमारी है उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर हम इसको उस तरीके से काम में नहीं लेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह सही तरीके से नहीं आएंगे तो ये स्थिति बनेगी। आज केंद्रीय कमेटी भी आई है तो मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने भी ये बात रखी है कि हमको केंद्रीय सरकार, केंद्र की सरकार उपकरण भी दे और ये किट भी उपलब्ध कराए और प्रमाणित तौर पर कराए, जिससे कि हम आने वाले समय में इस घोटालेबाजी का शिकार नहीं बन पाए। सीधी तौर पर ये है कि क्योंकि आने वाले समय में जब ये स्थिति सुधरेगी और सारी चीजें होगी तो मैं कहता हूं कि मामले उठेंगे कि आपने कितने किट मंगाए। वापस आऊंगा आपके पास। अजय अग्रवाल जी इस वक्त जुड़े हमारे साथ। देखिए एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने मंगलवार से इस बात को लेकर के सख्ती करती है कि आप सर्दी जुकाम बुखार की दवा बिना पर्चे के नहीं देते, तो इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बहुत सारे लोग आते हैं कि आप हमें ये मेडिसिन दे दीजिए और आप लोग दे भी देते हैं। ये कोई मतलब ये एक कोई आप गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। तो ये जो सरकार का एक स्टेप है इसे किस तरह से देखा जाए? मैं जन टीवी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं
और जन टीवी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो हमेशा सामाजिक सरोकार निभाती आई है। और ये सरकार ने जो आदेश निकाला है कोई नया नहीं है, पहले भी हम लोगों पर लागू होता है। लेकिन कई बार अब जैसे मानवीय दृष्टिकोण से कर्फ्यू लगा हुआ है और कोई व्यक्ति आ गया मेरे जुकाम है, बुखार है, तो कोई व्यक्ति कई बार दवा भी दे देता है, लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। अब सरकार ने हमें बाध्य कर दिया कि भाई किसी को भी आप दवा बिना पर्ची के नहीं देंगे। तो हमारे सभी सदस्यों को आरसीए लेवल पर, जेसीए लेवल पर और अपने जितने भी ग्रुप है उनमें मैसेज डाल दिया कि आती है भाई किसी को भी जुकाम, खांसी, बुखार की दवा नहीं दी जाए, क्योंकि इससे जुकाम की दवा लेने से और किसी का जुकाम ठीक हो जाएगा। अगर वो कोरोना पॉजिटिव है और उसका नहीं पता लगता है तो वो उसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और अगर वे व्यक्ति अगर संक्रमित है, 1-2 दिन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरे समाज को संक्रमित करेगा। तो ये सभी दवाई वालों को हमने एश्योर किया है, सरकार को भी एश्योर किया है, कोई भी व्यक्ति बिना पर्ची के दवा नहीं देगा। जी, तो कुछ देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे अजय जी। मैं गांव में देखता हूँ कई बार परचून की दुकान पे पैरासीटामोल मिल जाती है, सेरिडोन मिल जाती है, आपके डिस्प्रिन मिल जाती है। ऐसी मेडिसिन होती हैं जो गांव में परचूनी की दुकान पे भी मिल जाती हैं, क्योंकि आदमी देखता है कि सर्दी जुकाम बुखार की दवा है, चलिए आप दे दीजिए, फ्लेक्सोन आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ दवा ऐसी हैं, फिर इसको रोका कैसे जाएगा? आपने ये तो बात सही कही कि इस वक्त ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं कि जिसमें सर्दी जुकाम नहीं है लेकिन कोरोना का पॉजिटिव आ रहा है। बात सही कह रहे हैं आप। और अभी एयरपोर्ट हो चाहे सार्वजनिक स्थल है, वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, वही तो सब कुछ ले रहे हैं अभी। तो एक अगर पैरासीटामोल को ले लेता है, आधे घंटे बाद में उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाता है, बात ठीक है। लेकिन गांव में कैसे रोका जाएगा इसे? अब यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अब इस तरह के माहौल में जब लॉकडाउन है, जो व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही है और वो व्यक्ति अपने बुखार से, जुकाम से, डॉक्टर, मैं आपको सच बताऊं, या जयपुर जैसे शहर में डॉक्टर अपने घरों पर नहीं देख रहे हैं, सच्चाई है। तो व्यक्ति कहाँ दिखाने जाए? तो उनको एक जो थोड़ा सा लगता है कि वे केमिस्ट की दुकान पर चले, वहां अपने को कोई दवा मिल जाएगी। लेकिन स्वाइन फ्लू के लक्षण भी, जुकाम, खांसी, बुखार, कोरोना के भी लक्षण यही है। तो ऐसे में केमिस्ट भी क्या करे? अब सुबह ही का आपको उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति आया कि भाई मेरे को जुकाम हो रहा है। मैंने कहा साहब आपका टेलीफोन नंबर दो, आप जाके इमरजेंसी में दिखाइए। तो वो व्यक्ति मेरे पर बड़ी तेजी से गुस्सा हुआ, उसने कहा भाई ये क्या तरीका है? मैंने कहा सरकार का आदेश है भाई साहब, आप जाकर अंदर दिखाइए। तो वो मेरे से झगड़ने लग गया। अगर व्यवहारिक बातें देखें तो कुछ चीजों में इसमें राहत देनी चाहिए, जिससे कि मरीजों को कुछ समय के लिए निजात, समस्या से निजात। बिल्कुल, ये साइड इफेक्ट तो आएंगे अजय जी, और आप क्योंकि स्पोक्स पर्सन है, बहुत सारी चीजें आपको फेस भी करनी है। मैं राजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा इस वक्त। सिंह साहब, जानना चाहते हैं कोरोना की जो पोजीशन बनती जा रही है देश में, दुनिया में, चाहे हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं, बहुत सारे केसेज ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें लापरवाही है। लापरवाही कई एंगल पे हम देख सकते हैं, सरकारी स्तर पे भी देख सकते हैं। मैं अपनी, अगर मान लो मुझे कोई ऑफिसर जानता है, मैं उसका मिसयूज करके भी मिसयूज अगर कोई कर रहा है तो भी लापरवाही है। यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा भीलवाड़ा के केस। भीलवाड़ा में जिस शहर को, जिस जिले को हम कोरोना फ्री कर रहे हैं, वहां बड़ी एक अजीब सी स्थिति आई है। दिल्ली से 2 बच्चे आते, एक लड़की, उनमें से आने के बाद में अब यहाँ कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से वो पास लेकर के आए, और जो पास उन्होंने बनवाया वो भी गलत तरीके से उन्होंने इश्यू करवाया है। तो ऐसे जो केसेज आ रहे हैं, एक बड़ी चिंता का विषय प्रशासन के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी। हम लोगों के लिए इस वजह से हम सब लोग इस वक्त क्वारंटाइन पीरियड में कहें घर से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे एकदम कैद हैं घरों में, तो वो सजा कुछ लोगों की वजह से हमें भी भुगतनी पड़ रही है। अब तक की अगर हम बात करें, तहकीकात देखें इसकी, तो वास्तव में लापरवाही की भेंट किस तरह से चढ़ा है, हमें कहां सतर्क रहने की आवश्यकता है? योगेंद्र जी, ये आपने बहुत ही सही बात कही है। और ये जो पास का जो सिस्टम है, इसमें कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कहीं एकरूपता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई पहुंच वाला व्यक्ति है उसको तो जरूरत नहीं है, उसको फिर भी मिल रहा है। और जो बेचारे कई लोग जिनको वास्तव में जरूरत है, और जो लोग
कई लोग बीमार भी हैं, कई लोगों के डेथ भी हो गई, कई लोगों के बहुत बड़ी इमरजेंसी भी है, उन लोगों को पास नहीं मिल पा रहे क्योंकि इसका कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। आपके राजकोप सिटीजन पे एक ऐप जरूर बनाया है, उसमें लोग अप्लाई करते हैं पर उसमें 99% लोगों के उसमें रिजेक्ट ही आता है। तो इसके मामले में जनता को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासनिक लोगों को भी इसके बारे में कोई ना कोई अच्छा प्रोसीजर बनाना चाहिए और इसमें कोई ना कोई ऐसा नोडल ऑफिसर है जो टेलीफोन पे उपलब्ध रहे। उसके कम से कम जैसे आपका जयपुर का कंट्रोल रूम ही है, ऐसे हर जिले में कंट्रोल रूम है। ये काम हम कंट्रोल रूमों को भी दे सकते हैं क्योंकि कंट्रोल रूम लगभग सभी जिले में सब जानते हैं। तो वहां पे जाए और वहां जाके अपनी वास्तव में आवश्यकता बताए और उस आवश्यकता के बाद उनको इस तरह के कोई पासेज दिए जाए, तब तो उसकी सार्थकता है। ये बाकी अभी तो क्या जान पहचान हो रही है, कोई बड़े अधिकारी है उनसे जान पहचान है तो आपको घर बैठे ही पास मिल जाएगा। अगर कोई आपका कहीं किसी से दूसरे से परिचय है तो आप वैसे पॉलिटिकल अगर आपकी अप्रोच है तो आपको वैसे मिल जाएगा। परंतु हम ये नहीं देख रहे कि इस वैश्विक महामारी में हम कर क्या रहे हैं, पूरी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। यदि कोई एक भी व्यक्ति कोरोना पीड़ित है तो वो समाज के कितने लोगों को संक्रमित करेगा, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा आपने अभी भीलवाड़ा में बताया, अब भीलवाड़ा में पूरा सरकार ने पूरी ताकत लगा के उस पर नियंत्रण किया और एक जिले को पूरा फ्री करके एक मॉडल पेश किया। अब वहां पे आप देखिए दिल्ली से 2 बच्चे चलते हैं और नाजायज तरीके से या किसी तरह से मिली भगत करके और वो पास बना के लाते हैं और भीलवाड़ा को फिर से संक्रमित करते हैं। तो अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम में भी, महामारी अधिनियम में भी, उसके अलावा आईपीसी में भी 269, 70, 71 है। इसके अलावा और भी जो कोई ऐसे सेक्शन हो उनमें केसेस दर्ज होने चाहिए। आपने जिनको पास दिया, पास देके उनकी रैंडम सैंपलिंग भी होनी चाहिए कि वास्तव में वो इस बात के हकदार भी थे या नहीं थे, या केवल बहाना बना के इस तरह से वो हमारे से पास ले गए। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है और जो यह भीलवाड़ा में जो सामने आया है, इससे तो और भी ज्यादा चुनौती हमारे सब लोगों के सामने बढ़ गई है। क्योंकि अब अगर किसी तरह से जिले को आपने कोरोना फ्री किया और उसके बाद इस तरह से लोग अगर आएंगे तो हम कैसे कंट्रोल करें? जी जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, 2-3 बातें हैं। जैसे अजय अग्रवाल जी ने कहा कि पर्ची में कई बार हम ये भी देखते हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है कोई, और ये बात है अगर सर्दी जुकाम की कोई दवाई लेने के अलग कोई मेडिसिन टैबलेट 2 पीस चाहिए उसको, या 1 चाहिए या 5 चाहिए, ये मानिए कि वो जरूरतमंद है वही लेने आ रहा है। अगर बुखार की कोई दवाई 2 पीस चाहिए, एक साथ मुझे 2 पैरासीटामोल दे दो, निश्चित रूप से उसको चाहिए। देखिए इससे कोई एडिक्शन तो है नहीं, ये तो समझ बैठता है कि चलो सिरप से कुछ हो कि लगातार 5 सिरप क्यों लेके जा रहे हो आप। लेकिन ये जो मेडिसिन है इनके आई थिंक ये अजय जी और क्लियर कर सकते हैं इसको। मेरा सवाल पहले लेकिन आपसे होगा कि ये 2-3 कदम जो सरकार उठा रही है, एक तो कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल चौक चारों तरफ से एकदम इसे पूरी तरह से पैक कर दिया गया है कर्फ्यूग्रस्त एरियो को। कुछ जगह यह भी बताई जा रही है कि जैसे राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि जुगाड़ कल्चर भी चल रहा है, लोग निकल रहे हैं वहां से। तो ये जो संक्रमण का दौर जो भयावह स्थिति में जा रहा है, अगर 27-28 दिन के लॉकडाउन में भी हम इस संक्रमण को अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है लॉकडाउन का सामना कब तक करना पड़ेगा। देखिए योगेंद्र जी, आज मैं मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया, 4 घंटे का समय दिया और जो विदेश से आने वाला था उनको 5 दिन का समय मिल गया। ये सारी स्थितियां, आप देश में कोई चीज इतनी बड़ी स्थिति को एक निर्णय करने जा रहे हैं तो एक दिन पहले आपने जनता कर्फ्यू किया था। आप मुख्यमंत्रियों से सबसे बात करके यदि 1 या 2 दिन का समय दे देते और जो लोग अपने अपने जिस स्थिति में, देखिए कितने व्यापक पैमाने पर मजदूर वर्ग अटका पड़ा है चारों तरफ, वो उसको रहने करने के लिए सही तरीके से इंतजाम कोई भी नहीं कर सकता, चाहे भले कोई भी सरकार हो, क्योंकि लंबे समय तक नहीं रोक सकता। आप 1 दिन 2 दिन तो मेहमान की तरह उसको रोक सकते हो, लेकिन अगर 2 महीने इसको रोकना होगा वो किस प्रकार से व्यवस्था करेगा? एक गलती। अब देखिए उन्होंने कहा है कि हमने सब सीएमएचओ को आज आदेश दे दिए हैं कि आप केवल कोरोना का ही मत करिए इलाज, आपको सामान्य वर्ग का इलाज करने के लिए मोबाइल की टीम लगा दी है उन्होंने। हर गांव में घूमेगी मोबाइल की टीम, 4 मोबाइल टीम।
नहीं 4 नहीं, ज्यादा 600 करीब मोबाइल की टीम अभी कह रहे थे, अभी संख्या को पता नहीं, लेकिन हर एक एसडीएम हेडक्वार्टर पे 4 मोबाइल टीम भेज रहे हैं। अब वो 600 करीब बता रहे थे, लेकिन अब ये है कि इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये कह दिया गया है कि सामान्य बीमारी जो कह रहे हैं ना कि पर्ची लिख के नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पर्ची, ये बात सही है कि आज की स्थिति में जिस स्थिति में देश आके खड़ा हो गया, और अजय जी ने सही कहा कि जो कोरोना पॉजिटिव भी है वो भी दवाई लेकर के कुछ पल के लिए आराम कर लेता है, और वो कितना इस समाज को नुकसान पहुंचा सकता है वो बाद में मालूम पड़ता है कि साहब ये तो कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए इनके 28 लोग थे, इनको भी क्वारंटाइन कीजिएगा। एक बड़ी समस्या सामने देश की आई है, और कोई निर्णय यदि हो रहा है तो हमको उस पर विरोध तो थोड़ा बहुत होगा निश्चित रूप से, जिसकी जानकारी नहीं है और जिसको पता नहीं कि इस बीमारी, ये लाइलाज बीमारी है और ये किस तरह का इस समाज को संक्रमित करके बहुत सारा नुकसान पहुंचा जाएगी। इसलिए इस स्थिति में अगर कोई निर्णय हो रहा है तो अब देखिएगा 9000 हमने एएनएम और जेएनएम की भर्ती की भी बात कह दी है, उन्होंने कहा कि हम तत्काल उसको कर रहे हैं, तो जो हमारे पास मैन पावर की कमी है उसके अंदर। चलिए, आप सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं, तो एक मेरा सवाल है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बात सही कि बजट अनाउंसमेंट और जो डॉक्टर्स की भर्ती, क्योंकि भयावह स्थिति है, इसमें स्टाफ की आवश्यकता है, उस ओर तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन केंद्र के पाले में भी बॉल फेंकते नजर आ रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा कि केंद्र की टीम आई, और केंद्र की टीम को उन्होंने वही सब बातें गिना दी जो अब तक गिनाते आ रहे हैं कि हमने शुरू में ही हमने सलाह दी थी, प्रधानमंत्री जी को मैंने बार बार कहा कि हमको जो मेडिकल उपकरण खरीदने हैं या पीपीई किट खरीदने हैं या टेस्ट के किट खरीदने हैं, तो आप सेंट्रलाइज परचेजिंग कीजिए और उसके आधार पर राज्यों को दीजिएगा। नहीं दिया तो आज हम जिस प्रकार से रैपिड टेस्ट के अंदर फेलियर हो गया और 5% की सफलता आ रही है, बाकी तरह स्थिति खराब हो गई, और कितने हमारे राज्य ने भी, बाकी राज्यों ने भी खरीदे होंगे, तो कितना बड़ा नुकसान इस देश को हुआ। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि आपको पता था कि जब आपके पास स्थिति नवंबर में क्लियर हो गई थी कि वुहान में सारी स्थिति बनी हुई है, किसी दिन भी ये बड़ा रोग हमारे यहाँ भी प्रवेश कर जाएगा, हम शुरुआत में लापरवाही बढ़ती, राज्य सरकारों ने बढ़ती। अब देखिए, विधानसभा चल रही थी, आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, सारे प्रतिपक्ष और पक्ष सब ने सर्वसम्मति से निर्णय किया था कि आने वाले टाइम में कोरोना हमारे प्रदेश में आ सकता है, आपको जो भी कुछ खरीदना है खरीद लीजिएगा, जो भी कुछ करना है करिएगा, लेकिन मानव की हानि नहीं हो, यहाँ हम किस प्रकार से उसका मुकाबला कर सके, ये पूरे जिम्मेदारी के तहत सारे विपक्ष ने एक स्वर में कहा था विधानसभा में, लेकिन उसकी अनुपालना कितनी हो पाई आप देखिएगा। क्या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आपको पास महीना भर का समय मिला, आप उसको नहीं उपयोग कर पाए। आपने निरोगी राजस्थान का कार्यक्रम तो कब से शुरू कर रखा है, निरोगी राजस्थान में यही था ना कि हम आपको स्वास्थ्य की तरफ से हम एक्सपर्ट होकर के एक बढ़िया तरीके आम जनता को उपलब्ध करा पाएंगे, लेकिन हम बोले तो ज्यादा, बजट नहीं दे पाए। हम कह ही पाए कि निरोगी राजस्थान बनेगा और ये करेंगे वो करेंगे। तो आज स्थिति यह है कि केंद्र के को तो आप दोषारोपण करें, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र से मांगने का अधिकार भी आप कहिएगा, लेकिन ये बात सही है, प्रधानमंत्री जी को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए था, जो मेडिकल उपकरण महंगे होते हैं और विदेशों से आयात करने पड़ते हैं, वो पॉलिसी एक बनी रहे, और किसी प्रतिस्पर्धा के युग में जो निजी कंपनियां मेडिकल की वो फायदा उठाएंगी और आपको मिलेगा उसका लॉस। इसलिए जी चलिए, समय कम है, मैं अजय अग्रवाल जी के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। हम किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, पर्ची वाला कल्चर हम रखेंगे या फिर जब तक ये कोरोना वाला, जैसे आपने कहा कि पर्ची का तो देखिए पहले भी है कि मेडिकल स्टोर, हमारे रूल्स भी ये कहते हैं कि अगर पर्चा पे ही आपको दवाई देनी है, क्योंकि आप शायद मुझे लगता है उसमें सारी चीजें चढ़ाते भी हैं, कौन डॉक्टर है क्या है सारी चीजें, लेकिन रूरल बेल्ट में अब ये सब चीजें नहीं है, वहां तो कोई भी जाता है कि सर दुख रहा है चलिए दवाई दे दीजिए, वो दे भी देते हैं। तो ये इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, जैसे आपने एक उदाहरण भी दिया कि माथा पच्ची करने लग गए वो सज्जन, हाँ, तो कैसे करेंगे, ये तो आए दिन की परेशानी भी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कानून ऐसा है कि दवा व्यवसायी को ये लागू करना पड़ेगा, और ये कानून पहले से भी है, क्योंकि इतने कठोर कानून है, इसमें दवा व्यवसायी को सजा भी हो जाती है, लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है, और डिपार्टमेंट का इतना दबाव रहता है कि आप इस तरह का काम ना करें, तो इसलिए केमिस्ट तो बिना पर्ची के दवा बिल्कुल ही नहीं देगा। और हमारे आज भी कोई जेके लोन हॉस्पिटल के यहाँ कहते हैं
कुछ ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इससे को लेके केमिस्टों में एक तरफ ये भी है कि एक देश भावना की बात कर रहे हैं, कोरोना के प्रति अपन इस तरह के भाव पैदा कर रहे हैं कि भाई किसी को परेशानी नहीं हो। केमिस्ट सुबह से लेके 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगा रहता है, और मरीजों के परिजन हमारे पास दवा लेने आते हैं, हम उनसे संक्रमित होने का डर रहता है, सब तरह की चीजें, फिर भी केमिस्टों को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो अभी तो ये माना जा सकता है कि इसे रेगुलर रखेंगे। हाँ, अभी तो हम बिना पर्ची के दवाइयां नहीं दे पाएंगे। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो पर्ची लेकर ही आए और अपने डॉक्टर से सलाह लें, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं, जिला अस्पताल में दिखाएं, या किसी भी छोटे मोटे आरएमपी टाइप जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाकर ही दवा लें, क्योंकि इस समय देश हित पहले है। क्योंकि कोरोना ऐसा है कि अगर ये 2 दिन के लिए दब गया और वो संक्रमित है तो पूरे समाज को संक्रमित कर देगा। और हमारे केमिस्टों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी इस तरह की दवा किसी भी मरीज को ना दे। और थोड़ी देर के लिए अपने को आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर अपन देश के लिए सोचेंगे तो ये काम नहीं करेगा। पहले होना चाहिए। यहाँ एक एसोसिएशन से कुछ चर्चा हुई है, इसने सीधा ऑर्डर जारी कर दिया। जी अजय जी, हमने कल हम राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के बैनर पर बैठ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष आरपी पुरी से बात हुई है कि हम सरकार से इस वार्ते में थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहेंगे कि आम जनता को इससे परेशानी नहीं हो। तो कोई हमें ऐसा रिलैक्सेशन दे जिससे जो जरूरतमंद आदमी है वो इससे वंचित ना हो जाए। किस तरह का रिलैक्सेशन चाहते हैं आप? एक बड़ी बात बताइए आपने, किस तरह की राहत चाहते हैं सरकार से? बस यही है कि भाई कोई व्यक्ति, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, कोई इनो लेने आ रहा है, कि इस तरह की दवाइयां आप डॉक्टर्स बिठाने लग जाइए अपने आप कई तरीके से, कि आपके यहाँ कुछ हो जाए स्थिति तो मेडिकल क्लिनिक वाला कोई व्यक्ति आपके सहयोग करने वाले बैठ ही सकते हैं। 50, 20, 25 एक साथ मिलकर के कहें कि भाई हमारे यहाँ एक आध डॉक्टर मिल जाएगा तो सामान्य बीमारी का इलाज कर देंगे। हमारे यहाँ तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय है, बहुत बड़ा अस्पताल है। कोई भी व्यक्ति आता है तो हम सबसे पहले उससे कहते हैं कि भैया कोरोना आने से जाना नहीं पसंद करता है ना कोई। अभी तो यही हो रहा है कि कोरोना वाला मामला है, कोई जाता ही नहीं है। आउटडोर में मेरे ख्याल से तो पीछे से तस्वीर देख सकते हैं अजय जी। इस वक्त मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि जन टीवी के लिए ये इस वक्त अपने स्टोर से ही हमारे साथ लाइव भावना तो सही है, इन्होंने प्रकट करी, लेकिन करें क्या दवाइयों का। जी, तो ये वहीं से सेवा दे रहे हैं जन टीवी के लिए। मैं एक बार राजेंद्र सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सिंह साहब, मॉडिफाई लॉकडाउन कई जगह पे जहां संक्रमित केसेस कम हैं या फिर लग रहा था कि चलिए यहां लोग कंट्रोल में रहेंगे, वहां लागू किया गया। राजस्थान भी उसमें से है। गुलाबी नगर जयपुर में फैक्ट्रीज में तो उस स्थिति के अंदर परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन कई रूरल बेल्ट में दे दी गई है। आप दूसरा दिन देखिए, एक दिन हमने पूरा देखा, ऑब्जर्व किया, सभी लोगों ने किया होगा कि मॉडिफाई लॉकडाउन कैसा है। जो भी थोड़ा अपना दखल कहीं किसी क्षेत्र में रखते हैं खबरों के माध्यम से, कैसे भी, तो हम किस तरह से देख रहे हैं इसे, क्योंकि लापरवाही तो सामने आ रही है। और लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हो सकती है, हम लोगों के लेवल पे भी हो सकती है, यानी कि आम जनता के लेवल पे भी। जैसे भीलवाड़ा का उदाहरण है, कई और उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कोई मास्क नहीं लगा के जा रहा है, कहीं पे भी सार्वजनिक स्थल पे थूक रहा है। तो ये लापरवाही जनता की तरफ से भी है। और कैसे माना जा सकता है कि कंप्लीट लॉकडाउन में ये लापरवाही कम नहीं हुई और मॉडिफाई में कम हो जाएंगी? कैसे देखा जाए इसे? योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लॉकडाउन है इसको तो हमको धीरे धीरे वापस उसको जो दैनिक जैसे कामकाज होता था उस स्टेज पे लाना पड़ेगा। साथ में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि हम 3rd स्टेज में नहीं आए, कम्युनिटी स्प्रेडिंग स्टेज में नहीं आए। तो ये जो पिछला 1-1.5 महीना है ये लर्निंग प्रोसेस था। सोसाइटी को ये महसूस होना चाहिए था कि ये कोई सरकार का आदेश है, वो कोई सरकार के किसी योजना को पूरा करने के लिए नहीं है, ये हम लोगों का जीवन बचाने के लिए। ये फीलिंग जब तक हम लोगों में नहीं आएगी ना, तब तक सरकार कितने आदेश निकाल ले, कितने प्रोसीजर बना ले और वो कई तरीके लगा ले, चाहे पुलिस का इस्तेमाल कर ले, चाहे अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल कर ले। ये तो कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा
कि अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो कोरोना हमको छोड़ने वाला नहीं है। इसमें तो बस जरा सा किसी से स्पर्श हुआ और फिर ये पूरे के पूरे आपके परिवार में, समाज में, सब जगह फैले। अब लॉकडाउन, दूसरी बात आ रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमको ऐसे बंद तो रह नहीं सकते। 1-1.5 महीने से बंद रह लेंगे, 2 महीने रह लेंगे, 3 महीने रह लेंगे, पर हमको एक दिन तो बाहर आना ही है। तो एक तरह से ये एक प्रोसीजर है कि धीरे धीरे इस बात के भी हम आदी हो कि हम समाज में इस कोरोना की चुनौती को ध्यान में रखते हुए कैसे रहें, किस तरह से हम डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किस तरह से हम अपने आप को बचा के रखें, किस तरह से हम सैनिटाइजर का यूज करें, किस तरह से हम भीड़ भरी जगहों से अपने आप को दूर रखें। तो ये तो खुद का बचाव है। ये अगर आप अपने आप को धोखा देके अगर ये कर रहे हो तो ये अपने साथ भी कर रहे हो अन्याय, अपने परिवार के साथ भी कर रहे हो और पूरे देश के साथ कर रहे हो और समाज के साथ भी कर रहे हो। तो इसमें तो खुद को, मैं तो आपके टीवी चैनल से उनसे भी बड़ा रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के जो प्रोग्राम्स देवें कि भाई किस तरह से आप, चूंकि अभी लॉकडाउन खुलेगा तो अब हम बसों में जाएंगे तो कैसे जाए, क्या क्या किस तरह के हम प्रोसीजर अडॉप्ट करें, क्या हम सावधानियां रखें। अब ऑफिस भी खोले हैं, हालांकि राजस्थान में अभी लोअर स्टाफ को नहीं बुलाया है, बड़े अधिकारियों को ही बुलाया है, पर उनको भी बुलाना पड़ेगा। आप चाहे 30% को बुलाओ चाहे 50% को, पर वो भी आएंगे जब आपस में मिलेंगे करेंगे तो उनको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, ये सब चीजें हमको बतानी चाहिए। बिल्कुल, ये हमें एक सतर्कता के साथ साथ जागरूक करने की भी आवश्यकता है। मुझे लग रहा है कि कोरोना से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हर व्यक्ति की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिम्मेदारी के साथ में उन नियमों का पालन कर सकें। वो केवल आप खुद के लिए नहीं, आप समाज के लिए भी। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब लॉकडाउन का पहला जब दौर चला, 4-5 दिन तक लोगों की तख्तियां लगाई कि मैं समाज का दुश्मन हूं, उस देश का दुश्मन हूं। किसी की कोई इच्छा नहीं होती कि आपका दलील किया जाए, लेकिन आप ऐसी हरकतें मत करिए कि जिसकी वजह से आपको खुद को एक बड़ी परेशानी उठानी पड़े, आपके साथ उस तबके को, उस समाज को, उस देश को उठानी पड़े। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हम सब मिलकर के तभी इससे जंग को जीत सकते हैं। सरकार ने हमारे सिस्टम को गवर्न करती है, वो एक लिमिट होती है उनके पास में, संसाधनों की लिमिट होती है। वो हमेशा ऐसे मायने में जब भी कभी कोई महामारी की स्थिति होती है, जब तक जन समूह, जनता, आम जन समाज सपोर्ट नहीं करता है तो सरकार का कोई ऑर्डर सफल नहीं हो सकता। तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोरोना की जंग जारी है। तो इसी बीच जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सतर्कता के साथ में उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे जो हमसे अपेक्षा सरकार करती है, तो मुझे लगता है कि इस जंग में बहुत पिछड़ जाएंगे। तो चलिए, समय कम है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।